जो थोड़ा सा पेपर जो अभी ना हुआ था, थोड़ा सा मैं उसको फास्टली लूँगा, क्योंकि अब आपको रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालना, करीबन अपने पास 30-40 दिन है, तो क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चन होगा। तो थोड़ा सा वापस अपन एक बार देख लेते हैं पेपर को। ठीक है, करें स्टार्ट। देखिए, शुरू से एक बार वापस क्वेश्चंस बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन पिछली बार भी फर्स्ट ग्रेड में आया था और आपसे पूछा गया था कि डीडीटी कैसे बनती। तो जब अपन ने डीडीटी की बात की थी तो आपको याद रखना है डीडीटी कैसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन देखो 2 बार आया। पिछली बार तो फर्स्ट ग्रेड में आपसे पूछा ही था, और उससे पिछली साल जो आपका फर्स्ट पेपर होता है जनरल साइंस का, उसमें पूछ लिया था कि डीडीटी कैसे बनाते हैं। तो डीडीटी बनाने के लिए वापस एक बार फटाफट देख लेते हैं। 2 चीजें काम आएंगी। एक चीज तो आपकी काम आएगी क्या, क्लोरबेंजीन, और दूसरी चीज जो आपकी काम आती है वो क्लोरेल काम आती है। एक तो क्लोरबेंजीन, फटाफट एक बार कर लेते हैं वापस वही क्वेश्चन, और साथ में क्लोरेल CCl3CH, CCl3 और कंसंट्रेट H2SO। बस थोड़ा सा आइडिया लेना है। याद आ गया होगा, H2O अपन बाहर निकाल रहे थे और फाइनली क्या बनेगा, DDT। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि क्लोरबेंजीन और क्लोरेल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक महत्वपूर्ण इंसेक्टिसाइडल बनता है, उसका नाम क्या है। तो वैसे भी सोच सकते हो DDT इंसेक्टिसाइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो आप सबको पता है कि जो इस तरह के कंपाउंड होते हैं जैसे विनाइल क्लोराइड, इस विनाइल क्लोराइड के अंदर आप सबको पता है ये जो क्लोरीन है, इसका जो ये लॉन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और पार्टिसिपेट करने के कारण यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाएंगे, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाने के कारण ये बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा। इसीलिए जो विनाइल क्लोराइड टाइप के जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं उनमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं मिलती। एथिल ब्रोमाइड में मिलेगी सिंगल बॉन्ड है, आपके बेंजिल क्लोराइड में मिलेगी सिंगल बॉन्ड है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड में मिलेगी सिंगल बॉन्ड है। इसीलिए अपना इसका आंसर मैंने क्या दिया, फर्स्ट दिया, 2 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है कि जो क्लोरबेंजीन है, क्लोरबेंजीन, इससे जब हम फिनॉल बनाते हैं तो बड़ी कठिनाई आती है। क्लोरबेंजीन से जब हम फिनॉल बनाते हैं तो बड़ी कठिनाई आती है। रीजन आपको पता है, रेजोनेंस के कारण यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं और ये बॉन्ड इजीली नहीं टूटता। तीसरा क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया कि जो क्लोरबेंजीन है उससे क्लोरीन का विस्थापन विषम परिस्थितियों में होता है। मतलब यहाँ से क्लोरीन हटाकर अगर आप OH लगाना चाहते हो तो बड़ी मुश्किल आती है तथा फिनॉल बनता है। लेकिन इसकी 2 नंबर और 4 नंबर पर अगर हम नाइट्रो ग्रुप जोड़ दें तो फिर ऐसी स्थिति में इस क्लोरीन का डिस्प्लेसमेंट आसानी से हो जाता है। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब पढ़ा था कि जनरली जो एरिल हैलाइड्स होते हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दिखाते, लेकिन अगर इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दिया जाए ऑर्थो और पैरा स्थिति में, तो उस स्थिति में ये क्या करते हैं, इनकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो 4th गया कि 2 नंबर और 4 नंबर पर अगर नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया जाए ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, तो इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचती हैं, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक तेजी से होता है। इसीलिए इसका आंसर 4th गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1-मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन बनाना चाहते हैं। मिथॉक्सी 1 नंबर पे मिथॉक्सी और 4 नंबर पे नाइट्रो। आप 4 नाइट्रो 1-मिथॉक्सी 1 2 3 4 4 नाइट्रो 1-मिथॉक्सी बेंजीन बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए सुटेबल रिएजेंट कौन सा होगा। तो आप सबको पता है पहला रिएजेंट ये दिया है। अब जनरली एरिल हैलाइड्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं मिलती है, लेकिन अगर इनके साथ कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप जोड़ दिया जाए तो फिर ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं। इसके अंदर सोडियम इथॉक्साइड है,
सोडियम प्लस का मिथॉक्साइड माइनस का क्या बाहर निकल जाएगा, NaBr और OCH3 यहां लग जाएगा। इसी तरीके से अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन आप करोगे तो NaBr बाहर निकलेगा और O के साथ CH3 लगेगा, और इसीलिए हम दोनों ही रिएजेंट से बना सकते हैं, A से भी और B से भी। ध्यान रखना है कि जो विलियमसन संश्लेषण रिएक्शंस होती है उसके अंदर जो आपको ये एल्किल हैलाइड काम में लेना होता है वो या तो मैथिल हैलाइड काम में लें या 1 डिग्री हैलाइड काम में लें, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म होती है यहाँ, और तब जाकर आपका ईथर बनता है। देखिए 30-40 दिन रहे तो थोड़ा सा स्पीड भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अपन ये कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तभी जाके कुछ हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन है, 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, 1 नंबर पे ब्रोमो और 2 नंबर पे ब्रोमो। मुझे इसका वी हाइड्रोहेलोजिनीकरण करना है। आप यहाँ वी हाइड्रोहेलोजिनीकरण करने के लिए आप सबको पता है क्या काम में लेंगे, अल्कोहलिक OH। अल्कोहलिक OH अल्फा बीटा एलिमिनेशन करता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करता है, HBr यहाँ से निकलेगा, HBr यहाँ से निकलेगा। उसका रीजन क्या है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन होगा और कंपाउंड स्टेबल होगा, इसीलिए 5 का आंसर क्या गया, फर्स्ट गया। आप लोगों को बेटा समझ में आ रहा है, एक बार चैट में लिख के बताएं। वैसे मैंने उस दिन आपको करा दिया था, लेकिन एक बार फटाफट अपन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है सुभाष, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताया था इनमें से कौन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने में काम नहीं आता। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप सब जानते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब हम काम में लेते हैं तो सभी एल्किल हैलाइड काम आते हैं, लेकिन मेथिल फ्लोराइड काम में नहीं आता। उसका रीजन यह है, कार्बन फ्लोरीन जो बॉन्ड है वो छोटा बॉन्ड है, छोटा बॉन्ड इजीली टूटता नहीं है। यही कारण है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने में आप किसे काम में नहीं लेते, मेथिल फ्लोराइड काम में नहीं लेते। मेथिल क्लोराइड लेते हो, मेथिल ब्रोमाइड लेते हो, और क्या लेते हो, मेथिल आयोडाइड लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्बनिक यौगिक A है जिसका सूत्र C4H9Cl है। उसकी रिएक्शन आप सोडियम के साथ करा रहे हो और ईथर के साथ करा रहे हो, और वो एक हाइड्रोकार्बन दे रहा है। तो इस लैंग्वेज से ही समझ जाए, एक कार्बनिक यौगिक A है जो C4H9Cl है। अब आप सबको दिमाग में होना चाहिए C4H9Cl ये ब्यूटिल है। ब्यूटिल 4 तरह के होते हैं, नॉर्मल ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल और टर्शियरी ब्यूटिल। उस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से कराई जा रही है ईथर की उपस्थिति में, तो ये सारी लाइनें आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में वुड्स रिएक्शन है, एल्केन बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। लेकिन वो कह रहा है कि जो एल्केन बनना चाहिए, फिर आप उस एल्केन की रिएक्शन अगर हैलोजन से कराते हैं तो जो आपको एक ही क्लोरो व्युत्पन्न मिलना चाहिए, यानी एक ही प्रकार का आपको प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। देखिए इस तरीके से, ये टर्शियरी ब्यूटिल, कॉपी में करा भी रखा है ये क्वेश्चन, ये टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। आप सबको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर एल्किल हैलाइड के 2 अणु काम में लिए जाते हैं, एल्किल हैलाइड के 2 अणु काम में लिए जाते हैं। रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं, उपस्थिति ड्राई ईथर की कराते हैं। तरीका बता चुका, जब भी वुड्स रिएक्शन का क्वेश्चन आ जाए, कार्बन क्लोरीन के बीच में से बॉन्ड तोड़ लें, कार्बन क्लोरीन के बीच में से बॉन्ड तोड़ लें, फ्री रेडिकल्स बना दें, फ्री रेडिकल्स के अंदर कपलिंग रिएक्शन दिखा दें, इस तरह का एल्केन्स बनेगा। और इस एल्केन्स के अंदर आपको पता है ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा, और अगर आप इस एल्केन की रिएक्शन अगर हेलोजिनेशन आप कराते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो एक ही तरह का मोनोक्लोरो उत्पाद बनेगा। चाहे आप क्लोरीन यहां से उठा लें, चाहे यहां से हटा लें, चाहे यहां लगा दें, चाहे यहां लगा दें, चाहे यहां लगा दें, चाहे यहां लगा दें, और चारों के साथ अगर आप करेंगे तो एक से ज्यादा प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। इसीलिए 7वें का आंसर फर्स्ट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका गलनांक सबसे ज्यादा है? तो आप सबको पता है मेल्टिंग पॉइंट मेनली वांडरवाल फोर्स पे डिपेंड करता है। एक क्लोरोबेंजीन है, डाइक्लोरोबेंजीन है, डाइक्लोरोबेंजीन है, डाइक्लोरोबेंजीन है। ये तो कन्फर्म है, मेल्टिंग पॉइंट क्लोरोबेंजीन से ज्यादा डाइक्लोरोबेंजीन का होगा।
क्योंकि इनके अंदर वांडरवाल फोर्सेस ज्यादा है। लेकिन ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का होगा। उसका रीजन क्या है? मेल्टिंग पॉइंट वांडरवाल फोर्सेस के अलावा इस बात पे डिपेंड करता है पैकिंग कैसी है, और सबसे अच्छी पैकिंग आप सबको पता है इस समय किसकी होगी? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की होगी। यही कारण है कि सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इस समय किसका होगा? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का होगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती थी। यहां ये है जो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ लाल अवक्षेप देता है, लाल अवक्षेप देता है, ऐसे लिख लेंगे अपने पेपर में। क्यूप्रस क्लोराइड के साथ लाल अवक्षेप देता है तथा जलीय क्यूएच के साथ, तथा जलीय क्यूएच के साथ, तथा जलीय क्यूएच के साथ एल्डिहाइड देता है। ये क्वेश्चन इस तरह से, तथा जलीय क्यूएच के साथ एल्डिहाइड देता है। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से, ठीक है। अब वापस देख लें, एक 3 कार्बन परमाणु है, एक 3 कार्बन परमाणु वाला हाइड्रोकार्बन है और उसका डाई हैलोजन व्युत्पन्न है X। डाई हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब एक हाइड्रोकार्बन लेंगे, उसमें से 2 हाइड्रोजन हटाकर 2 हैलोजन्स लगाएंगे तो वो आपका डाई हैलोजन व्युत्पन्न X बनता है। इसकी क्रिया पहले हम अल्कोहलिक बेस से करा रहे हैं तो एक दूसरा हाइड्रोकार्बन बन रहा है, और फिर उसकी रिएक्शन जो दूसरा हाइड्रोकार्बन है, अगर उसकी रिएक्शन अमोनियम में क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराते हैं तो वो लाल अवक्षेप देता है, और उसी की रिएक्शन अगर जलीय क्यूएच के साथ कराई जाती है तो फिर वो क्या देता है? एल्डिहाइड देता है। यानी ये जो यौगिक X है, ये जो यौगिक X है उसकी जलीय क्यूएच के साथ कराते हैं तो वो एल्डिहाइड देता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है एक कार्बन परमाणु है, एक हाइड्रोकार्बन है, उसका डाई हैलोजन व्युत्पन्न है। मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ये वाला ऑप्शन, ये XCA है, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। क्योंकि अगर आप इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक बेस से कराएंगे तो आप सबको पता है अल्कोहलिक बेस का काम HCl निकालना है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। एक HCl ये बाहर निकलेगा, एक HCl ये बाहर निकलेगा और ये प्रोपाइन बनेगा। अब मैं आपको बता चुका कि जो 1 एल्काइंस होते हैं उनमें एक अच्छी रिएक्शन और होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब आप इसकी रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड से कराएंगे तो आप सबके समझ में आ जाएगा कि क्या बनाएगा, ये क्यूप्रस एल्कानाइड बनाएगा, और क्यूप्रस एल्कानाइड का कैसा प्रेसिपिटेट होता है? लाल प्रेसिपिटेट होता है। इस कंपाउंड को ये X मान रहा है, और साथ ही साथ ये कह रहा है इस कंपाउंड X की रिएक्शन अगर जलीय क्यूएच से कराओगे तो जलीय क्यूएच में तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इस Cl की जगह OH आ जाएगा, इस Cl की जगह OH आ जाएगा, एक कार्बन पर 2 OH आते ही H2 निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। इसीलिए जो आपका कंपाउंड X है वो आपका क्या है? 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको ईथर बनाना है, और इस तरह का ईथर बनाना है इस क्वेश्चन में जिसके अंदर कार्बन के साथ 3 मेथिल लगे हुए हैं, O और इथाइल। ये आपको ईथर बनाना है। ये विलियमसन संश्लेषण का क्वेश्चन है। विलियमसन संश्लेषण के मेथड के द्वारा ईथर बनता है। याद करें, इसके अंदर हमें पता है एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं, और मैकेनिज्म का जो टाइप होता है वो SN2 होता है। पहले ही बता चुका, एल्किल हैलाइड या तो मेथिल हैलाइड लोगे या आप एथिल हैलाइड लोगे, 1 डिग्री लोगे या एल्किल हैलाइड लोगे, सोडियम एल्कोक्साइड किसी भी तरह का ले सकते हो। जब ईथर से उल्टा पूछा जाए कि मुझे ये ईथर बनाना है तो इधर कौन से एल्किल हैलाइड और कौन से सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे, तो जो छोटा पार्ट है इसका तो लेना है आपको एल्किल हैलाइड, और जो बड़ा पार्ट है उसका आपको क्या लेना है? उसका आपको क्या लेना है? सोडियम एल्कोक्साइड। इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या गया? एथिल क्लोराइड और सोडियम, ये वाला जो है सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, इसको हम काम में लेके बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्बनिक यौगिक X है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो उत्पाद प्राप्त होता है वो फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करता है,
लेकिन सिल्वर मिरर नहीं देता। एक्स की क्या संभावना है? तो आपको दिख रहा है एक कार्बनिक यौगिक एक्स है जिसकी हम पोटेशियम डाइक्रोमेट से जब रिएक्शन कराते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक कंपाउंड बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। वो प्रोडक्ट फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करता है। तो फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करने का मतलब या तो प्रोडक्ट एल्डिहाइड होगा या प्रोडक्ट कीटोन होगा, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। लेकिन साथ ही साथ उसने ये कह दिया कि वो सिल्वर परीक्षण नहीं देता, तो इसका मतलब वो चीज एल्डिहाइड नहीं है बल्कि वो चीज क्या है, कीटोन है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक्स है वो कीटोन तो हो ही नहीं सकता, एल्डिहाइड की हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पर जो एक्स है वो 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर आप सबको पता है क्या बनता है, कीटोन्स बनता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, तीनों में OH समूह तो एक जैसा है, लेकिन आपको पता है 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग होगी तो वांडरवाल फोर्सेस कम होंगे, और वांडरवाल फोर्सेस कम होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यही कारण है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का, देन 2 डिग्री अल्कोहल का, देन 3 डिग्री अल्कोहल का। अगला क्वेश्चन है मेथॉक्सी बेंजीन की अभिक्रिया। अब आप सबको याद हो गया होगा ये बेंजीन है और इसके साथ मेथॉक्सी, ये वाला पहले ही बता चुका। जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये वाला बॉन्ड आपको नहीं तोड़ना, क्योंकि यह रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये प्लस का, ये माइनस का, इसके साथ H जुड़ जाएगा, इसके साथ I जुड़ जाएगा, H प्लस और I माइनस, यानी मेथॉक्सी बेंजीन की रिएक्शन अगर HI से कराई जाए तो एक तो फिनॉल बनेगा और साथ में क्या बनता है, मैथिल आयोडाइड बनता है। इनमें आपको अम्लीय स्ट्रेंथ बतानी है, कौन सा फिनॉल इन सबके अंदर सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। तो आपको पहले ही बता चुका, वो फिनॉल सबसे ज्यादा अम्लीय होता है जिसके साथ -I और -M जुड़ा हो। जिसके साथ +I या +M जुड़ा होता है उसकी अम्लीयता सबसे कम होती है। यहां मेरे पास एक फिनॉल, सिंपल फिनॉल है, दूसरा फिनॉल में मेटा नाइट्रोफिनॉल है। मेटा पोजीशन पर आपको पता है केवल प्रेरणिक प्रभाव लगता है। तीसरे ऑप्शन में एक आपके पास मेटा क्लोरोफिनॉल है और चौथा आपके पास क्रिसॉल है। 4 तरह के आपको फिनॉल दे रखे हैं। वो सब फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होंगे जिनमें -I लगा हुआ है, और वो फिनॉल से कम एसिडिक होगा जिनके साथ +I लगा हुआ है। जो मेटाक्रिसॉल है वो सबसे कम एसिडिक होगा, फिनॉल से कम एसिडिक होगा क्योंकि इसमें +I लगा हुआ है। इसका मतलब सबसे कम एसिडिक तो इसमें सेकंड होगा, ये सबसे कम एसिडिक होगा सेकंड, ये वाला सबसे कम। उससे ज्यादा एसिडिक फिनॉल होगा, उससे ज्यादा एसिडिक क्लोरोफिनॉल होगा, और उससे ज्यादा एसिडिक आपका नाइट्रोफिनॉल होगा। यानी फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा तो सेकंड, और फोर्थ थर्ड तो वैसे ही गलत हो गए, और फर्स्ट के बाद फर्स्ट से कम कौन होगा, फोर्थ। तो समझ में आ गया होगा फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है। अल्कोहल और फिनॉल में फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है। रीजन आपको याद आना चाहिए, अल्कोहल H+ देके अल्कोक्साइड आयन बनाता है, फिनॉल H+ देके फिनॉक्साइड आयन बनाता है। फिनॉक्साइड आयन में स्टेबलाइजेशन ज्यादा होता है, इसीलिए अल्कोहल और फिनॉल में फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा। ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है। अब ये भी बताया वो फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है जिसके साथ -I या -M लगा हुआ हो, इसीलिए तीसरा वाला जो फिनॉल है वो सबसे ज्यादा इनमें एसिडिक होगा। और इन तीनों में कंपैरिजन करें तो सबसे कम एसिडिक ये होगा क्योंकि इसके साथ +I जुड़ा हुआ है। आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन काम में लेनी है, और कौन सा एल्किल हैलाइड काम में लेंगे। क्लोरोबेंजीन काम आ नहीं सकता, रेजोनेंस है। ब्रोमोबेंजीन काम आ नहीं सकता, रेजोनेंस है। क्लोरोएथीन वाइनिल क्लोराइड है, रेजोनेंस है, इजीली बॉन्ड टूटेगा नहीं, इसीलिए 16वें क्वेश्चन में आपने आइसोप्रोपिल क्लोराइड काम में लिया। थोड़ा फास्ट इसलिए कराना पड़ रहा है बेटा, टाइम नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एल्डिहाइड और कीटोन में आप कैसे अंतर करोगे? एक एसिटाल्डिहाइड है और दूसरा आपको पता है एसीटोन है। एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में हम हेलोफॉर्म रिएक्शन से टेस्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पता है टोलन रिएजेंट काम में लेंगे। एसिटाल्डिहाइड टोलन रिएजेंट से एसिड में बदल जाएगा, कीटोन इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। याद करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड अच्छे अपचायक होते हैं। एल्डिहाइड जो टोलन अभिकर्मक है उसको उसके के साथ सिल्वर मिरर देते हैं। एक कार्बनिक यौगिक ए है जिसका अणुसूत्र C3H6O है, इसी से ही समझ में आ जाना चाहिए। 3 कार्बन वाला कोई कार्बनिक यौगिक जिसका फॉर्मूला CnH2nO है, इसका मतलब ये या तो एल्डिहाइड है या ये क्या है, कीटोन है। साथ ही साथ ये कहता है कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो 3 कार्बन वाला एक कार्बनिक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O है, तुरंत समझ में आ जाना चाहिए CnH2nO, इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड या तो प्रोपेनल होता है या 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड कीटोन्स होता है। फिर ये कहता है कि जो बनता है ये जो ए है, मतलब ये जो C3H6O वाला जो कंपाउंड है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो ये तो देगा ही नहीं, आइडोफॉर्म टेस्ट तो भी देगा क्योंकि ये मैथिल कीटो है। और आपको बताया था कि जब ये मैथिल कीटो यानी एसीटोन के जब 3 अणु हम काम में लेते हैं और एसीटोन को HCl से संतृप्त करते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है एसीटोन के आप 3 अणु लोगे, 1 2 3, बीच वाले से H2 लेके H2O निकाल देना, इधर वाले से भी H2 निकाल देना, यानी एसीटोन के 3 अणु आपस में जुड़कर फॉरऑन बनाएंगे। एक बार वापस देख ले कैसे बनता है, याद करें, वापस सुन लें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक ए है जिसका सूत्र C3H6O है, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए प्रोपेनल या एसीटोन होगा। तुरंत सोचेंगे प्रोपेनल तो हेलोफॉर्म देगा नहीं क्योंकि इसमें कहीं भी मुझे मैथिल कीटो नहीं दिख रहा, ये देगा क्यों, क्योंकि इसके अंदर मुझे मैथिल कीटो ग्रुप दिख रहा है। फिर जो ये आपका कीटोन है, एसीटोन है, इसको जब तनु HCl से संतृप्त करते हैं, तनु HCl जब इसके अंदर डाला जाता है तो बहुलीकरण अभिक्रिया होती है, एसीटोन के 3 अणु आपस में जुड़ते हैं और फॉरऑन बनता है। एक बार थोड़ा आइडिया दे देता हूं कैसे। आप बीच वाला एसीटोन ऐसे ले लेना, CH H2 CO CS3 CH H2, इधर एक एसीटोन ले लेना CS3 CO CS3, इधर एक एसीटोन ले लेना CS3 CO CS3, इसमें से H2 बाहर निकाल देना, इसमें से H2 बाहर निकाल देना, रिमेनिंग को जोड़ देना, जो चीज बनी यही फॉरऑन। यही आपकी फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली वाली जो क्वेश्चन है आपको एल्कीन बनानी है, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए ये वाली रिएक्शन तो हमने पढ़ रखी है। इस रिएक्शन को हमने विटिग रिएक्शन कहा था, जस्ट ए मिनट बेटा, फास्फोरस इलाइड के साथ, याद आना चाहिए। एक मिनट, फास्फोरस इलाइड के साथ, याद आना चाहिए, फास्फोरस इलाइड के साथ याद करें विटिग रिएक्शन, क्या करना है, CS3 CS2 CS2 CH डबल बॉन्ड PPS3, याद करो एल्किलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन है। तरीका आपको बता चुका, जब कीटोन से रिएक्शन कराओगे 2 ब्यूटेनॉन से, याद करो ट्राइफेनिल फास्फोरेन ऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे, रिमेनिंग को आप जोड़ दें CS3 CS2 CS2 CH
डबल बॉन्ड C, CS3, CS2, CS3, 1 2 3 4 5 6 7, 3 मैथिल, ये रहा 3 मैथिल, और दिख रहा होगा 3 हेप्टीन, तो इसका आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वो कौन है जो सबसे ज्यादा अम्लीय हाइड्रोजन रखेगा? 3 हेक्सेनॉल, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, दूसरा 2 4 2 4 2 4 हेक्सेन डाइऑन, 1 2 3 4 5 6। तो समझ में आ गया होगा कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका भी माइनस आई प्रभाव, इसका भी माइनस आई प्रभाव, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, उसके कारण ये वाला जो हाइड्रोजन है वो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? एसिडिक। 2 5 हेक्सेन डाइऑन में देखें, 1 2 3 4 5 और 6, 2 1 2 3 4 5, 2 5 हेक्सेन डाइऑन के अंदर जो ये वाले जो इतना एसिडिक नहीं होगा, और 2 3 हेक्सेन डाइऑन के अंदर भी इतना एसिडिक नहीं होगा। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर ये CO खींचेगा, ये CO खींचेगा, उसके कारण ये वाला जो ग्रुप है वो दोनों तरफ से एसिडिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एसिटिलीन की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ, याद करेंगे पानी जोड़ना है, एक H यहां, एक H यहां, वाइनिल अल्कोहल बनेगा। याद करेंगे वाइनिल अल्कोहल के अंदर टॉटोमेरिज्म है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, याद आना चाहिए 1 3 पर पहुंचेगा, CS3 CHO बन जाएगा। फिर ये कह रहा है डाइल्यूट NaOH, तुरंत दिमाग में आना चाहिए एल्डिहाइड कीटोन आते ही तो 2-3 रिएक्शन तुरंत दिमाग में घूमनी चाहिए, या तो कैनिजारो या एल्डोल। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन होगा, वो एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होता है, एल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं। 2 अणुओं को आपस में क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। एक के अंदर तो अल्फा पोजीशन पे कार्बन एनाइन बना लोगे, तो आपका जो ये CS3CHO की रिएक्शन, CS3CHO की रिएक्शन अब हमें करानी है डाइल्यूट NaOH से। तो अब मैकेनिज्म वगैरह खुद को याद आनी चाहिए। ये अल्फा पोजीशन पर एक के अंदर आप इस तरीके से कार्बन एनाइन बनाओगे, इस तरीके से, यानी एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, वो इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। याद आना चाहिए CS3 CHO- CS2 CHO, और ये जो H+ निकला वो यहां जुड़ेगा, अल्फा बीटा। याद आ जाना चाहिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, तो आंसर क्या गया? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनिजारो अभिक्रिया के अंदर 2 प्रॉपर्टी मेन याद रखनी होती है। 2 तरीके से क्वेश्चन आता है कैनिजारो में, 4 बातें याद कर लें। कैनिजारो अभिक्रिया वो एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। दूसरी बात, डिस्प्रपोर्शनेशन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसके अंदर हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग होती है, एक अणु का ऑक्सीडेशन करना है, दूसरे का रिडक्शन करना है, कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में होती है। तो कैनिजारो अभिक्रिया के अंदर मेन चरण यही होता है, हाइड्राइड आयन की क्या होती है? शिफ्टिंग होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ, अल्कोहल की रिएक्शन को एल्डिहाइड पर जोड़ना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में नहीं ले सकते, स्ट्रॉन्ग लेंगे तो अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एसिड बनेगा। अल्कोहल की रिएक्शन को एल्डिहाइड पर रोकना है तो पीसीसी काम में लेंगे, पीसीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन को कहां रोकेगा? एल्डिहाइड पर। इनमें से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? ये पूरा लिखा हुआ है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आप सबको पता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल में CS3CHOH ग्रुप है, जिसमें CS3CHOH ग्रुप हो या जो आगे चलकर मैथिल कीटो में बदल सके वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आइसोप्रोपिल अल्कोहल देता है। एथेनॉल आपको पता है CS3CHOHH, एथेनॉल भी देगा। एथेनॉल CS3CO मैथिल कीटो ग्रुप है, देगा। समझ में आ गया होगा। बेंजिल अल्कोहल नहीं देगा क्योंकि बेंजिल अल्कोहल के अंदर कहीं भी ये वाली कंडीशन आपको दिखाई नहीं देगी।
ये क्वेश्चन अब अपने कोर्स से हट चुका है कि जो डाईऑल्स होते हैं उनमें दो कंडीशन है, सिस और ट्रांस। उनके अंदर जो डिफरेंस करते हैं वो एसीटोन से करते हैं। एसीटोन से साइक्लोपेंटा 1,2 डायऑल चक्रीय एसीटेल बना लेगा, लेकिन विपक्ष वाला एंगुलर स्ट्रेन हो जाने के कारण रिएक्शन नहीं करता है। यहां तक शायद मैंने आपको बता दिया था। यहां से चलेगा नेक्स्ट। प्रोटीन की हेलिकल स्ट्रक्चर याद आना चाहिए। प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बने हैं। एमिनो एसिड्स के अंदर याद करें, एमिनो एसिड्स का जब स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है तो वो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिकल हो सकती है, और उसका कारण आपको बता चुका। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या मिलती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। प्रोटीन की सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। ये क्वेश्चन एसीएफ में आया था। डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कायरल होते हैं। उसका कारण क्या है? तो डीएनए और आरएनए में आपको पता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा पाई जाती है, और डीऑक्सीराइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा में किरेल कार्बन पाया जाता है। यही कारण है कि डीएनए और आरएनए अणु किरेल अणु होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो जो शुगर वाली जो मोइटी होती है उसके अंदर किरेलता मिलती है। सबको पता है विटामिन B1 की कमी थायमीन, और थायमीन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? बेरी। सुक्रोज के अंदर आपको याद रखना है, सुक्रोज में इतना तो पता रहता है ग्लूकोज और फैक्टोज से मिलकर बना है। अच्छी तरह से बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा चुका। ग्लूकोज जो सुक्रोज है वो डाइसैकेराइड है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। और सुक्रोज के अंदर आपको पता है कि ग्लूकोज और फैक्टोज होगा। ग्लूकोज तो अल्फा होता है और फैक्टोज बीटा होता है। ग्लूकोज अल्फा होता है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता गैलेक्टो, ये हो ही नहीं सकता। अल्फा ग्लूकोज होता है और बीटा फैक्टोज होता है। अल्फा ग्लूकोज होता है, बीटा फैक्टोज होता है। अब आप सबको पता है कि ग्लूकोज के अंदर तो 6 मेंबर की रिंग पायरनोज होती है, जबकि फैक्टोज के अंदर 5 मेंबर की रिंग फुरनोज होती है। इसीलिए जो सुक्रोज है उसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी क्या होता है? फैक्टोज होता है। याद करेंगे ग्लूकोज के अंदर एनोमर्स, याद करेंगे एनोमर्स। मैंने कहा था साइक्लिक डाइस्टीरियोमर्स होते हैं एनोमर्स, याद आ जाना चाहिए। H OH H OH OH H H OH CS2H H, याद आ जाना चाहिए। बताया था कि जो ग्लूकोज है इसकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, तो ग्लूकोज दो फॉर्मों में मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। जो एनोमेरिक कार्बन्स होते हैं उनमें जो भिन्नता होती है वो 1 नंबर के कार्बन में होती है। एक में H ऊपर OH नीचे, दूसरे में OH नीचे और H ऊपर। तो ग्लूकोज के जो एनोमर्स होते हैं, जो एक तरह के साइक्लिक डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, उनमें कार्बन नंबर 1 के विन्यास में भिन्नता होती है। अभी भी बताया ग्लूकोज के अंदर जो 6 सदस्य की रिंग मिलती है उसको पायरनोज कहते हैं, और जो आपकी ग्लूकोज के अंदर तो आपको पता है 6 सदस्य की जो रिंग है वो पायरनोज कहलाती है, और आपकी जो फैक्टोज है उसमें आपको पता है 5 मेंबर की रिंग होती है, उसको फुरनोज कहते हैं। इसीलिए इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। इनमें से आवश्यक एमिनो अम्ल कौन सा है? तरीका बता चुका, टीवी माइल पाथ याद रखना है। टीवी माइल पाथ याद रखना है, ये आवश्यक एमिनो अम्ल है। टीवी माइल पाथ। टी का मतलब ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन तो है नहीं। वी का मतलब वैलिन, वैलिन है। एम का मतलब मैथियोनिन, मैथियोनिन नहीं है। आई का मतलब आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन नहीं है। एल का मतलब ल्यूसिन, ल्यूसिन है। एल का मतलब लाइसिन, लाइसिन नहीं है। पी का मतलब फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन नहीं है। ए का मतलब आर्जिनिन, आर्जिनिन नहीं है। टी का मतलब थ्रियोनिन, थ्रियोनिन नहीं है। एच का मतलब हिस्टिडीन, हिस्टिडीन नहीं है। आंसर जाएगा ल्यूसिन और वैलिन। कल दे देंगे बेटा बुकलेट आपको 100% बना के बायोमोलिक्यूल्स और इसके। अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा करेक्शन है आंसर की में 34 वाले क्वेश्चन में। जब भी आप करें तो 34 वाले क्वेश्चन में करेक्शन करें। 34 नंबर के क्वेश्चन में इनमें से वो कौन सा एमिनो अम्ल है जो प्रकाशिक सक्रिय नहीं है? आंसर की में करेक्शन कर ले। 34 का आंसर 2 होगा।
कई बार बता चुका, आपसे पिछली बार भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा था, सारे जो एमिनो एसिड्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एकमात्र किसको छोड़कर, ग्लाइसिन को छोड़कर, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता, किरेल कार्बन नहीं होता। अगला क्वेश्चन, प्रोपियोन एल्डिहाइड है, ये रहा प्रोपियोन एल्डिहाइड, रिएक्शन कराई डाइल्यूट NaOH, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए डाइल्यूट NaOH दिखते ही और तुरंत एल्डिहाइड दिखते ही और उसमें अल्फा दिखते ही तुरंत समझ में आ जाना चाहिए तो एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन में याद आना चाहिए दो अणु काम में लेंगे, एक तो एल्डिहाइड का ही काम करेगा और जो दूसरा होगा वो किसका काम करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो ये जो बेस है वो क्या करता है, अल्फा, एल्डिहाइड से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, इससे जुड़ने वाली हाइड्रोजन एसिडिक होती है, उसको H+ की फॉर्म में निकाल देगा, तो जो दूसरा हमारे पास बचेगा वो बनेगा CH3, CH- और CHO। यानी जो दूसरा अणु है उसको न्यूक्लियोफाइल की तरह आपको बना देना है और इसको इसके साथ अटैच करवा देना है, CH3, CH2, CHO-, CH, CH3 और CHO। और जो वाटर बाहर निकला, इसके H+ और OH- से जो वाटर बाहर निकलेगा, ये जो बेस है वो उससे एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा और ये वाली स्थिति बनेगी। याद आना चाहिए कि एल्डोल कंडेंसेशन में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। ऐसा ऑप्शन CH3, CH2, CHOH, CH2, CH2, CHO ये रही होगा, CH3, CH2, CH के साथ OH, CH के साथ CH3 लगा, CHO सेकेंड। वही बेस दिख जाए, बेस दिख जाए, ऐसा एल्डिहाइड कीटोन दिख जाए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तुरंत समझ जाएं ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन में आपको पता है जैसे एक तो बन गया ये साइक्लोहेक्सेनॉल, दो अणु काम में ले लेना, एक को तो वैसा की वैसा रखना और जो दूसरा आपने काम में लिया है उसकी जो अल्फा पोजीशन है उसमें कार्बन एनाइन बना देना इस तरीके से, यानी दूसरे को न्यूक्लियोफाइल बना देना, क्योंकि कार्बोनिल से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाली जुड़ने वाली हाइड्रोजन एसिडिक होगी, बेस एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा ये। अब आप सबको पता है कार्बन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ होगा, ऑक्सीजन पर, ये इसके साथ यहां जुड़ेगा, यानी ये वाली स्थिति। O- और उसके साथ फाइनली H जुड़ जाएगा और ये इस तरीके से। ये बन गया एल्डोल, समझ में भी आ गया होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बन रहा है। लेकिन साथ ही साथ इसने आगे चलकर रिएक्शन को देखोगे तो हीट भी किया, तो आपको बता चुका जब आप हीट करते हो, हीट करोगे तो इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, OH से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा और अगला कार्बन बीटा, बीटा से H, अल्फा से OH और यहाँ H2O निकलेगा और इनके बीच में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा, यानी ये इस तरीके से कंडीशन बनेगी। है क्या ऐसा ऑप्शन? नेक्स्ट क्वेश्चन, विटिक रिएक्शन याद करेंगे। विटिक रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, बीटा बनता है। अगला क्वेश्चन, बेंजल्डिहाइड, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए बेंजल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हमारे कोर्स में कौन सी रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कंसंट्रेट NaOH के साथ, कैनिजारो के अंदर 4-5 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, वे एल्डिहाइड दिखाएंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अब हमें पता है कि वे एल्डिहाइड दिखाएंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, इसके अंदर हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, इसके अंदर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का उदाहरण है, एक अणु ऑक्सीडाइज होकर एसिड में बदलेगा, एक अणु बेस के अंदर बदलेगा। बेंजल्डिहाइड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराओगे, एक तो अल्कोहल में बदलेगा, CHO CH2OH में बदल जाएगा, दूसरा जो बेंजल्डिहाइड है उसका एल्डिहाइड क्या कहते हैं एसिड में एसिड का सॉल्ट बनाएगा, सोडियम बेंजोइड बनेगा। इस अभिक्रिया को आपको पता है क्या कहेंगे, कैनिचारो अभिक्रिया।
वुल्फ किस्टनर याद करेंगे, वुल्फ किस्टनर हाइड्रोजीन के साथ बेसिक मीडियम याद करेंगे। वुल्फ किस्टनर जो होता है हाइड्रोजीन के साथ बेसिक मीडियम है, याद आना चाहिए हाइड्रोजीन बेसिक मीडियम। हीटिंग करेंगे, फाइनली CO समूह किसमें बदल जाएगा, CS2। धनात्मक हाइड्रोफॉर्म कौन देगा, मेथिल अल्कोहल नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। इसमें CH3CHOH ग्रुप दिख रहा है, यहां मुझे दिख रहा है, ऑक्सीडाइज करूंगा तो मैथिल कीटो में बदल जाएगा, इसीलिए थर्ड आंसर होगा। फरफ्यूरल की रिएक्शन सांद्र NaOH, आपको पता है फरफ्यूरल ये रहा, वही बात कंसंट्रेट NaOH, तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए, कैनिजारो रिएक्शन है ये। तो इसके अंदर आपको पता है एक अणु तो ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना लेगा, फरफ्यूरिक एसिड, इस तरह से एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाता है, और दूसरा आपको पता है अल्कोहल में बदल जाता है, कैनिजारो रिएक्शन। फरफ्यूरल दिखाता है CHO बदलता है CH2OH में, दो अणु काम मिलेंगे, तो फरफ्यूरल अल्कोहल बनता है, और फ्यूरिक इसे ये जो फ्यूरिक एसिड है उसका सोडियम सॉल्ट बनता है। निम्न अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होगा, इसके अंदर क्या करोगे, ये एक तरीके की मतलब अपन ने पढ़ा था दो तरह के एल्डोल होते हैं, एक सरल एल्डोल होता है और एक मिश्रित एल्डोल होता है। तो जब आपको दोनों एल्डिहाइड्स अलग अलग तरह के दिखें तो उसके अंदर आपको पता है क्या मिलेगा, उसके अंदर आपको पता है कि ये वाली जो कंडीशन है ये मिश्रित एल्डोल कंडेंसेशन की एग्जांपल है। इसके अंदर 4 कंडीशंस बनेंगी। एक बार तो क्या करोगे CH3CHO प्लस दूसरा भी CH3CHO ले लोगे, और इसके अंदर कार्बन आयन यहां बना लोगे एक कंडीशन। जो आपका क्रॉस टाइप का एल्डोल कंडेंसेशन होता है उसमें सिंपल तो होता है, साथ में क्रॉस भी होता है। दूसरी बार क्या करोगे, एक तो ये एल्डिहाइड काम आ जाएगा, और दूसरा जो एल्डिहाइड होगा उसकी अल्फा पोजीशन पे आप कार्बन आयन बना, थोड़ा प्रैक्टिस घर करेंगे। तीसरी कंडीशन में क्या करोगे, एल्डिहाइड बना लोगे, और इस वाले में अल्फा पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल बना लेते, 4 प्रोडक्ट बनेंगे क्रॉस एल्डोल में। अगली कंडीशन में ये बनेगा, इसको चेक कर लेंगे, फाइनली आंसर इसका थर्ड करके देख लेंगे एक बार। आ गया बेटा समझ में, जो प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन करके वाटर बाहर निकाल लेंगे। बताऊं, देखिए CH3 CHO माइनस का इसके साथ तो जुड़ जाएगा भाई, CH3CHO का ऐसे लिख दिया, डबल बॉन्ड हो, इसके साथ फाइनली H जुड़ना है, ये जुड़ गया CH2CHO। हीटिंग करोगे, आपको पता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, H2 बाहर निकल जाएगा, यानी ये बच जाएगा। ऐसा ऑप्शन है, हाँ है, ये रहा, ब्यूट 2 इन अल बनता है, हाँ साफ बनता है। दूसरे में देखो CH3 CH2, ये CHO को ऐसे बना लिया CH, ये O तो बदल जाएगा H में, और यहां ये जुड़ जाएगा CH CH3 CHO। वही हीट करोगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर देना, अल्फा और बीटा, सॉरी अल्फा एल्डिहाइड से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, बीटा क्या बाहर निकाल दोगे H2, बन जाएगा CH3 CH2, इसमें भी अल्फा ये बीटा है, सॉरी अल्फा ये बीटा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH। आ गया होगा समझ में, ये भी ऑप्शन होगा इसमें 1 2 3 4 5। तो 2 मैथिल है क्या, 2 मैथिल पेंट 2 इन अल, इसमें 2 मैथिल पेंट, हाँ 2 मैथिल पेंट 2 इन अल। देखो थोड़ा सा इसको देख लेना, पेंट 2 इन अल, एक बार चेक कर लेना इसको बेटा, थोड़ा सा वापिस चेक कर लेते हैं। सारे ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है, इसको ब्यूट 2 इन अल तो बनाना, इसको चेक करो,
CH3 CH2 CHO जोड़ दिया, यहाँ CH3 CH2 CHOH CH CH3, हमने यहाँ H2O निकाल दिया, तो बना 2 मैथिल पेंट 2 इनअल। है क्या ऐसा ऑप्शन? कोई बात नहीं, 2 मैथिल इसको बना लो, 2 मैथिल, इसको देख लेना, पेंट 2 इनअल, ये बना 3 इनअल नहीं बनेगा, पेंट 2 इनअल बनेगा। और चौथा भी चेक कर लेना, वो भी बनेगा। तरीका आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखें, ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन है। कार्बोनिल कंपाउंड आपको दे रखे हैं, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है, ये वाली, ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन है। एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर एक पार्ट न्यूक्लियोफाइल बनाना है और दूसरा कार्बोनिल का काम करेगा। यहां आप न्यूक्लियोफाइल बना देंगे CH2-, ये इसके साथ यहां जोड़ देंगे इस तरीके से, और ये O के साथ क्या जुड़ गया, H। फिर आपको पता है अल्फा और बीटा एलिमिनेशन कर दोगे, H2O बाहर निकल जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। दिख रहा होगा वैसे भी कि जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है उसके अंदर अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। तो इसका आंसर क्या रहा, सेकंड, क्योंकि ये एल्डोल कंडेंसेशन है, इसमें अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। अगला, जब भी आपको दिखे इथेनॉलिक केसियन और दिखे बीटा हाइड्रोक्सी, आपको दिखे सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड दिखे, CHOH CO दिख जाए, समझ जाए तुरंत ये कौन सी रिएक्शन है, बेंजोइन कंडेंसेशन है। जब भी आपको अल्कोहलिक एसियन दिखे, C6H5 CHO CH3 CHO NaOH X बनेगा हीटिंग। ये वाली रिएक्शन आपको समझ में आना जाने चाहिए कि ये वाली जो रिएक्शन है एल्डिहाइड एल्डिहाइड, कंसंट्रेट NaOH नहीं, यहाँ डाइल्यूट NaOH, तुरंत समझ में आ जाना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए शर्त ये होती है कि कम से कम एक के अंदर क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन बना लेंगे, इसमें बनेगा नहीं, यानी ये वाली कंडीशन ऐसे हो जाएगी C6H5 CHO, इसके अंदर अल्फा पोजीशन पे कार्बन आयन बना लेंगे, यहाँ न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और ये इसके ऊपर क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। O- वाला बाद में H में बदल जाता है, CH2 CH। तुरंत चेक करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन में, आपको पता है अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन रहे। फिर जब आप इसको हीट करोगे तो मैंने कह दिया ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा से H लेना है, बीटा से OH, क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, और ये स्ट्रक्चर बनेगी C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO। एल्डोल कंडेंसेशन में ये वाला प्रोडक्ट बनता है। एक बार चेक भी कर लेंगे, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, और ऐसा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप ऑनलाइन वाले बताएं बेटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? थोड़ा सा तो फास्ट लेना पड़ेगा बेटा, दिन नहीं है अपने पास। एक बार लिखें, दिन नहीं है अपने पास, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? एक बार लाइव वाले चैटिंग में लिखें। ठीक है, सुभाष आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहां से क्या है ध्यान रखना है, जो आंसर किया कल मैं वापस भेजूंगा, थोड़ा सा आंसर की में 45वां जो क्वेश्चन है वो 2 बार रिपीट हो गया, इसीलिए आपकी आंसर की पूरी गड़बड़ आ गई होगी। यहां आपको 4 रिएक्शन दे रहा है और वो पूछ रहा है कि आपको ये बताना है 4 रिएक्शन में H2O का निर्माण किया जा रहा है, इसमें भी H2O, इसमें भी H2O, इसमें भी H2O और इसमें भी H2O, और आपसे पूछ रहा है कि वो रिएक्शन आपको छांटनी है जिसके अंदर जिसके अंदर क्या हो रहा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है, यानी फॉर्मेशन हो रहा है H2O का फॉर्मेशन आपको करना है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको बतानी है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी। अब देखिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब, संभवन ऊष्मा का मतलब यह है, यहां ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आप 1 मोल वाटर का आपको निर्माण करना है, 1 मोल पानी, 1 मोल पानी, 1 मोल पानी और 1 मोल पानी। अब पानी का निर्माण आप कई अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जब जल का निर्माण उसके मूल स्थायी तत्वों से किया जाए, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है या देनी पड़ती है उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। अब पहले वाले कंपाउंड के अंदर आपको पता है H2O,
अब H2O किससे बनेगा? H2O बनेगा हाइड्रोजन से और किससे? ऑक्सीजन से। 1 मोल जल का मुझे निर्माण करना है उसके स्थायी अवयवी तत्वों से, तो H2O के लिए जो मूल स्थायी अवयवी तत्व है वो हाइड्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे मुझे किसका निर्माण करना है? H2O का। यहां भी आपने H2O का निर्माण किया, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है? 1 मोल यौगिक का निर्माण करना है उसके स्थायी अवयवी तत्वों से, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। यहां जल के 1 मोल का निर्माण करना है, तो ये रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जल के साथ CO बन रहा है, जल के साथ CO2 बन रहा है। 1 मोल जल का निर्माण करना है, और 1 मोल जल का जो निर्माण करना है उसके स्थायी अवयवी तत्वों से करना है जिससे मिलकर वो बना है। उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है या काम आती है उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ H2O का निर्माण हाइड्रोजन और आप किससे करेंगे? ऑक्सीजन से करेंगे, क्योंकि यही इसके लिए मूल स्थायी अवयवी तत्व है। उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसे आप क्या कहेंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। इसीलिए जो 45 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका अपना आंसर क्या गया? सेकंड गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कॉपी में कर लेना, इसका आंसर सेकंड। मैं लिख दूंगा कल आंसर की जब सुबह दूंगा बना के। 45 अधोलिखित अभिक्रिया पर विचार, इसका आंसर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? H2Cl2 और HCl है, उनकी आबंध ऊर्जाएं आपको दे रखी है 430 किलो जूल, 240 किलो जूल, और HCl के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन -90 किलो जूल प्रति मोल दे रखी है, और आपसे पूछा जा रहा है HCl की बॉन्ड एनर्जी ज्ञात करें। सबसे पहले आप ये देखें, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे H2Cl2 की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, HCl की बॉन्ड एनर्जी मुझसे पूछ रहा है, और HCl के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन बना दिया हुआ है। अब मुझे पता है HCl का मैं निर्माण कर रहा हूं, HCl का निर्माण कर रहा हूं। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे आप कह रहे हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, और हीट ऑफ फॉर्मेशन मुझे कितना दे रखा है? -90 किलो जूल प्रति मोल, ये दे रखा है मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन। HCl का निर्माण होगा उसके मूल स्थायी अवयवी तत्वों से। इस दौरान इसके स्थायी अवयवी तत्व कौन है? हाइड्रोजन गैस, और साथ में कौन है? क्लोरीन गैस। यही तो होगा भाई। हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है? 1 मोल यौगिक का निर्माण उसके स्थायी अवयवी तत्वों से करने पर जो एनर्जी बाहर निकलती है उसे ही हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। इस दौरान जो एनर्जी बाहर निकलेगी उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। इसका मतलब इस दौरान जो डेल HR है वो किसके बराबर होगा? डेल HF के, डेल HF के, और उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? -90 किलो जूल प्रति। HCl का निर्माण उसके स्थायी अवयवी तत्वों से कर रहे हैं। इस दौरान 1 मोल HCl का निर्माण उसके स्थायी अवयवी तत्वों से कर रहे हैं। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन, और यही इस अभिक्रिया के लिए डेल HR है। क्यों? क्योंकि आप HCl के एक अणु का निर्माण कर रहे हो उसके स्थायी अवयवी तत्वों से। उस दौरान जो एनर्जी, अभिक्रिया के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो डेल HF और डेल HR है। अब आप सबको पता है कि डेल HR कैसे निकालते हैं। मैं बता चुका, डेल HR निकालने का तरीका होता है, समेशन करोगे आप किसका? जो हमारे रिएक्टेंट है उनकी बॉन्ड एनर्जी का, और उसमें से माइनस कर दोगे, समेशन करोगे प्रोडक्ट जो है उनकी बॉन्ड एनर्जी का। अब मेरे पास डेल HR मुझे पता है कितना है? 90 किलो जूल प्रति मोल है। रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी कैसे फाइंड आउट करें? रिएक्टेंट हमारे लिए H2 और Cl2 है। ये जो एनर्जी दे रखी है वो 1-1 मोल बॉन्ड एनर्जी की दे रखी है। यहाँ आधे आधे हैं तो इनको आधा आधा कर दो। इसका मतलब ये तो हुआ 215, 215, और ये हो गई 120। प्रोडक्ट आपको पता है HCl है, और मुझे HCl की क्या फाइंड आउट करनी है? बॉन्ड एनर्जी फाइंड आउट कर लोगे। इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले आओगे, इसको तो इधर, तो माइनस के कारण प्लस का हो गया। इसको इधर लाओगे तो माइनस के कारण ये प्लस का हो जाएगा, यानी इस तरह से। आगे होगा समझ में? इनको आपस में जोड़ दोगे तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 425 किलो जूल मोल इनवर्स पर।
ठीक है, आगे होगा समझ में। 46वां नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 47वां। H2Cl2HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको दे रखी है और HCl की हीट ऑफ फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है। वही क्वेश्चन है, HCl का निर्माण करना है उसके अवयवी तत्वों से। इस दौरान जो एनर्जी बाहर निकलेगी, इस दौरान जो एनर्जी बाहर निकलेगी डेल एच आर, वो हमारे पास होगी डेल एच एफ फॉर HCl। अब क्या कह रहा है कि HCl की हीट ऑफ फॉर्मेशन एनर्जी निकालनी है। कहने का मतलब एक तरीके से डेल एच आर निकालना। डेल एच आर कैसे निकालोगे? जो हमें बॉन्ड एनर्जी दे रखी होगी रिएक्टेंट की, उसका समेशन करोगे और बॉन्ड एनर्जी किसकी माइनस कर दोगे? प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी देखो, H2 और Cl2 की दे रखी है कितनी? 434 प्लस 242। तो इसका तो आधा करोगे, आधा 434 प्लस 242 माइनस HCl की पूरी मुझे दे रखी है कितनी? 431। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर है इसके अंदर आएगा कितना? -93 किलो जूल प्रति मोल इनवर्स। अगला क्वेश्चन, PCl5 2 ट्राई PCl3 और Cl2 में PCl5 को तोड़ना पड़ रहा है। एक अणु दो अणुओं में टूट रहा है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। जब एक अणु दो अणु में टूटता है तो आपको पता है एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी तो ये प्रक्रम कैसा होगा? ऊष्माशोषी होगा। और ऊष्माशोषी प्रक्रम के लिए आपको पता है डेल एच पॉजिटिव होगा। ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। दूसरी बात आपको पता है अणुओं की संख्या बढ़ रही है। अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, इसीलिए इसका आंसर 4 होगा। डेल एच का मान भी 0 से ज्यादा और डेल एस का मान भी किससे ज्यादा होगा? 0 से ज्यादा। अगला क्वेश्चन, जब हाइड्रोजन के 4 परमाणु आपस में जुड़कर हाइड्रोजन के 2 मोल बनाते हैं तो एनर्जी बाहर निकलती है -869.6 किलो जूल। इसका मतलब जब 2 मोल का निर्माण होता है तो एनर्जी कितनी बनती है? -869.6। और अगर 1 मोल का निर्माण करना हो तो एनर्जी कितनी होगी? 4.8 इतनी एनर्जी। यानी कि जब हाइड्रोजन के 4 परमाणु आपस में जुड़कर 2 मोल हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। 1 मोल का निर्माण करेंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी और 1 मोल को तोड़ोगे तो इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए जो इसका आंसर है वो कितना गया? 434.8 किलो जूल प्रति मोल गया। क्यों? क्योंकि आपसे H2 बॉन्ड की वियोजन ऊर्जा पूछ रहा है। यहां तो फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, या फॉर्मेशन थोड़ी हो रहा है, यहां तो तोड़ना पड़ रहा है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए इसका आंसर 434.8 किलो जूल प्रति मोल दिया। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहा है एथीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से होती है, एथेन बनता है, आपको एंथैल्पी परिवर्तन निकालना है। इस सब की बॉन्ड एनर्जी आपको दे रखी है। तो मैं फाइनली आपको बता देता हूं करना कैसे है। डेल एच आर फाइंड आउट करना है। मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, समेशन करना है बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की और माइनस कर देना बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की। ठीक है, अब रिएक्टेंट में क्या हो रहा है? एक डबल बॉन्ड टूट रहा है तो डबल बॉन्ड की एनर्जी तो आपको पता चल रहा होगा कितनी है? 6 से 6.10 प्लस कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं? 1 2 3 4। एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने की कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? 410। तो 4 × 410.50 प्लस एक आपने H2 बॉन्ड भी तोड़ोगे तभी तो बनेगा ये। तो H2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ती है? 431.37। तो ये वाला पार्ट तो हो गया बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट का। अब बॉन्ड एनर्जी किसकी ले लोगे? प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में आपको दिख रहा है एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है। कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 336.49 प्लस साथ में 1 2 3 4 5 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं तो 6 × 410.5। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आपके पास आंसर होगा वो आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो फाइनली
माइनस 120 किलो जूल मोल इनवर्स पर। कैलकुलेशन आपका, यहां आपको एक इक्वेशन दे रखी है Fe2O3 प्लस 3CO बना Fe प्लस 3CO2, इसके लिए डेल एच दे रखा है। FeO प्लस CO से बना Fe प्लस CO2, इसके लिए डेल एच दे रखा है, और इसके लिए डेल एच आपसे पूछ रखा है। तो जब भी किसी रिएक्शन के लिए डेल एच पूछे और अन्य दो रिएक्शन दे रखी हो, तो आप इस तरीके से जोड़ बाकी गुणा भाग करो कि हमारे पास ये रिएक्शन आ जाए। तो जो पहली वाली रिएक्शन है, अगर जो दूसरी रिएक्शन है उसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, दूसरी वाली रिएक्शन को किससे गुणा कर दूं? 2 से। देखो ऐसे समझ, Fe2O3 प्लस 3CO 2Fe प्लस 3CO, इस दौरान जो एनर्जी बाहर निकली वो बाहर निकली माइनस 26.8 किलो। यानी दूसरी इक्वेशन में ऐसा कुछ करो जिससे पहली और दूसरी की मदद से तीसरी बन जाए। अब दूसरी इक्वेशन को मैंने 2 से गुना किया, 2FeO प्लस 2CO 2Fe प्लस 2CO2, 2 से गुना किया, इसके लिए डेल एच 16 दूनी 32 माइनस 33 किलो। अब आप क्या करो, इस पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करो, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करो, यानी इसको भी माइनस करो। माइनस करोगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का, यानी पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस करो तो Fe से तो Fe कैंसिल आउट हो जाएगा, 3CO में से एक CO जाएगा तो क्या रह जाएगा? CO। जब आप इस 2FeO को माइनस का है ना, तो इसको पक्षांतरण करके इधर ले आओ। 2FeO भाई माइनस है ना, माइनस 2FeO, इसको इधर ला सकते हैं ना, तो ये किसका हो गया? प्लस का 2FeO, और साथ में क्या बच गया? एक CO2, और इधर क्या बच गया अपने पास? Fe2O3। आ गई नहीं इक्वेशन? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इक्वेशन फर्स्ट जो है, अगर इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें से अगर मैं इक्वेशन सेकंड को घटा दूं, इक्वेशन सेकंड को मैं क्या कर दूं? घटा दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन थर्ड आ जाती। यानी क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको 2 इक्वेशन दे रखी हो और थर्ड को फाइंड आउट करना हो, तो आप ये सोचो कि थर्ड को हमने कैसे फाइंड आउट किया। इसके लिए जो फर्स्ट वाली है उसमें से मैंने सेकंड वाली को क्या किया है? सब्ट्रैक्ट किया है। तो फर्स्ट वाली को में से डेल एच में से फर्स्ट वाली में से मैंने किसको सब्ट्रैक्ट किया है? सेकंड वाली को। तो माइनस 26.8 प्लस 33 किलो जूल, तो आंसर प्लस में आ जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा? 6.2 किलो जूल। X2 Y2 XY3 है, इनके लिए हमको एंट्रोपी दे रखी है। अभिक्रिया X2 प्लस Y2 से बना XY3, इस अभिक्रिया के लिए आपको डेल एच दे रखा है, और ये कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये साम्यावस्था में जब आएगी तो उसके लिए क्या टेम्परेचर चाहिए होगा। तो आपको पता है कि साम्यावस्था के लिए जो डेल जी है वो आपको पता है 0 होता है, और सबको फॉर्मूला पता है डेल जी बराबर डेल एच माइनस क्या होता है? टी डेल एस। डेल जी 0 है तो आपको डेल एच बराबर टी डेल एस। अब हमें पता है कि इसके अंदर हमसे पूछ रहा है साम्यावस्था पर टेम्परेचर, तो फॉर्मूला लगाएंगे डेल एच अपॉन डेल एस। डेल एच का मान इस इक्वेशन के लिए मुझे दे रखा है माइनस 30 किलो 30 इंटू 10⁻³ जूल। इस इक्वेशन के लिए मुझे डेल एस फाइंड आउट करना पड़ेगा। डेल एस कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैंने बता रखा है किसी केमिकल रिएक्शन के लिए डेल एस फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी में से क्या माइनस कर देते हैं? रिएक्टेंट की एंट्रोपी। प्रोडक्ट की एंट्रोपी आपको पता है XY3 की एंट्रोपी कितनी दे रखी है? XY3 की तो 50 है, माइनस अगर अपन रिएक्टेंट की देखें X2 की कितनी है? इसमें ये हाफ हाफ है शायद, देख लेते हैं एक बार, टाइप में रह गया। हाँ ये हाफ है, हाफ X2 और हाफ है, हाफ तो X2 है और Y2 कितना है? 3/2 ये से बना रखा है XY3, ये टाइप में रह गया। अब रिएक्टेंट की देखो, ये हाफ X2 3/2 Y2। अब अपन को पता है रिएक्टेंट यहां पर क्या है? हाफ X2, इसका मतलब X की तो आधी करो 30 प्लस Y2 की कितनी करनी है? 3/2,
यानी 3/2, Y2 की कितनी रखी 40, तो 60। तो 90 में से 50, तो ये माइनस का 40, ये तो हो गया जूल में और ये था किलो जूल में, तो दोनों को जूल में ले आए -40। अब सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 750। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें एंट्रोपी घटती है? ताप बढ़ाने पर एंट्रोपी बढ़ेगी। सोडियम कार्बोनेट का जब हीट करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और CO2 बनता है, ये डिसोसिएशन अभिक्रिया है। H2 एक अणु से 2 परमाणुओं में टूट रहा है तो भी एंट्रोपी बढ़ेगी। सबको पता है द्रव को जब ठोस में बदलते हैं तो एंट्रोपी घटती है। पानी वाष्प में बदल रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, और अवस्था परिवर्तन के दौरान मुझे क्वेश्चन में एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है। अवस्था परिवर्तन के दौरान एंट्रोपी कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिस्टम के द्वारा जो एनर्जी अब्जॉर्व की गई है वो और नियत ताप का भाग लगा देते हैं। सिस्टम के द्वारा जो एनर्जी अब्जॉर्व की जा रही है वो 30 किलो जूल है, यानी 30 × 10⁻3, और टेम्परेचर आपको पता है 300। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 100 जूल मोल इनवर्स 1 केल्विन इनवर्स 1। रुद्रोष्म परिस्थिति में जब भी आ जाए आदर्श गैस का मुक्त प्रसार, कहीं भी मुक्त प्रसार लिखा हो तो सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी, इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर करेक्शन कर लेना। यहाँ ये ΔT इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, बल्कि ΔT बराबर क्या है 0, क्योंकि जब आप किसी गैस का मुक्त प्रसार करोगे तो किसी तरीके का वर्क ही नहीं होगा, वर्क नहीं होगा तो टेम्परेचर में चेंज आने का सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए रुद्रोष्म परिस्थिति में जब किसी गैस का मुक्त प्रसार करते हैं तो सारी वैल्यूज क्या होंगी 0। आज के लिए इतना ही करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में लूंगा मैं अब रोज, आप खुद भी मेहनत करें क्योंकि अपने पास 35-40 दिन है अब खाली। तो इस पेपर को फ्राइडे को है पेपर, और फिर सप्ताह में 2 दिन स्टार्ट हो जाएगा पेपर इस सप्ताह से, और कल अपन रिएक्शन